हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा था यहाँ पर। अभी मैंने संसद के विधायिका के नोट्स बनाए, काफ़ी अच्छे प्रीमियम नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में थोड़ा-सा यहाँ पर शेयर भी किया जाए, जिससे आप लोग भी अगर नोट्स बनाएँ, तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और किस तरह से हमें पैराग्राफ को थोड़ा-सा समराइज़ करना होता है। तो मैं ये जो नोट्स बना रहा था, वो देखिए आपको ये एम लक्ष्मीकांत बुक है 6th एडिशन, इस सोर्स का भी मैं उपयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं कई सारे सोर्सेज़ का उपयोग कर रहा हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी और नोट्स और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने अपडेट भी किया है, जैसे एम लक्ष्मीकांत इसमें अपडेट बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने इसमें लेटेस्ट जो अपडेशन है, वो भी मैंने इस नोट्स में किया है। ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी मैं इस संसद को बना रहा था, इस संसद के नोट्स हैं वो आप बनाए हैं, मैं थोड़ा-सा शेयर करता हूँ और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ के रखा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं उन लोगों को ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमें नोट्स बनाने होते हैं और हमें किन की पॉइंट्स को अपने नोट्स में जगह देनी होती है, जिससे हम बहुत ही अच्छे से नोट्स बना सकें। और जो ये नोट्स बने बहुत ज़्यादा प्रीमियम होने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीलिम्स 2023 दे रहे हैं तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपके पॉलिटी से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। 99.99% आपको देखने को मिलेंगे और मैराथन क्लासेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करे जाएंगे। तो देखिए, पहले तो थोड़ा-सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा जिन लोगों ने पढ़ के रखा है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ के रखा है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको देखिए तो बहुत कुछ यहाँ पर नया जानने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि विधायिका विधायिका समानता हम लोग जानते हैं। विधायिका का कार्य क्या होता है? नियम कानूनों को बनाना, समानता। वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए विधायिका जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेचर के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो देश है वहां पर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसा कि हम आपको पढ़ाए थे। तो देखिए, संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण एक तो हमारी केंद्र की विधायिका होगी जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाएगी। इसी तरह से प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी विधायिकाएं होंगी, जो प्रांत होते हैं उनकी भी अपनी अपनी विधायिकाएं होंगी। तो देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल लेजिस्लेचर बोलते हैं। और देखिए, भाग हमारे संविधान के भाग 5 में इसके बारे में वर्णन देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में संसद बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट बोला जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा पार्लियामेंट का नाम अक्सर जी, मोदी जी पार्लियामेंट जाते रहते हैं, आपने देखा होगा। उसी तरह से जो राज्यों की जो विधायिकाएं होती हैं, जैसे केंद्र में इसका नाम क्या है? संसद है। उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि राज्यों में से विधानमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधान मंडल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। देखिए, जैसे हमारे देश की जो संसद है, ओके, जो राष्ट्रीय विधायिका है उसको हम संसद बोलते हैं। इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। देखिए, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की भी जो संसद है उसको भी हम क्या बोलते हैं? संसद ही बोलते हैं। मतलब जो ब्रिटेन की विधायिका है उसको हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, मतलब पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन यूएसए की जो आपको संसद देखने को मिलेगी, एक तरह से केंद्रीय विधायिका देखने को मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस क्या है? पार्टी है एक। लेकिन वहां पर जो उनकी केंद्रीय विधायिका है, उस केंद्रीय विधायिका के लिए, मतलब राष्ट्रीय विधायिका के लिए कांग्रेस बोला जाता है यूएसए में। ओके। और इसके भी दो भाग होते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो देखिए, इसमें सारी चीजें हमने ए टू जेड इस नोट्स के अंदर डाली हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम आते हैं राष्ट्रीय विधायिका के ऊपर। देखिए, राष्ट्रीय विधायिका है जिसको हम संसद बोलते हैं, और संसद है वो दो सदनीय है, मतलब द्विसदनीय आपको देखने को मिलेगी, बाई कैमरल देखने को मिलेगी। बाई कैमरल देखिए, जो सदन होते हैं उसमें या तो एक सदन हो सकता है, जो एक सदन होगा तो हम उसे यूनिकैमरल बोलते हैं। अगर संसद के अंदर दो सदन होते हैं तो हम उसको द्विसदनीय व्यवस्था बोल देते हैं, बाई कैमरल बोल देते हैं। जैसे हो सकता है आपका एक घर हो सकता है आपके दो दो घर हो। तो जैसे कुछ मूवियों में देखा होगा, घर वाली बाहर वाली, तो घर वाली के लिए अलग रूम दिलाना पड़ता है, बाहर वाली के लिए अलग और घर वाली के लिए अलग। तो उसी तरह से समझ लीजिए। तो हमारी जो संसद है वो द्विसदनीय है, यानी कि इसमें हाउस नंबर फर्स्ट देखने को मिलेगा। हाउस के लिए हिंदी में सदन बोलते हैं। इसी तरह से एक सदन यानी कि एक हाउस है, वो आपको दूसरा हाउस देखने को मिलेगा। ओके। लेकिन आपको राज्य जो होते हैं, जो देखिए, अब राज्य की विधायिका को हम बोलते हैं विधानमंडल। और यहाँ पर एक सदन होगा या दो सदन होगा, यहाँ पर राज्यों के लिए विकल्प दिया गया, यानी कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो विकल्प देता है कि भाई आप एक सदन चाहते हैं या फिर दो सदन चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए,
राज्यों की विधायिकाएं हैं वो बाई कैमरल भी हो सकती हैं और यूनिकैमरल भी हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे आपको कुछ राज्यों की देखने को मिलेगी एक द्विसदनीय है और मैक्सिमम की तो आपको एक सदनीय देखने को मिलेगी। ओके, तो दो बीबियां किसकी होती हैं? कुछ ही लोगों की होती हैं, ज्यादा लोगों की नहीं होती है। ज्यादा लोगों को तो एक ही से काम चलाना पड़ता है। ओके, तो देखिए हम इधर थोड़ा सा आते हैं। तो देखिए आपको देखिए जो केंद्र की जो संसद है ना, इसमें कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं। तो देखिए हाउस नंबर फर्स्ट है जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में भी इसको लोकसभा ही बोलते हैं। जैसे आपका नाम रामू है तो हिंदी में भी रामू होगा, इंग्लिश में भी रामू होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और दूसरा जो सदन है हाउस नंबर 2 है, उसे उसे क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राज्यसभा बोलते हैं। देखिए लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या होता है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, फिर आप लोगों के लिए अच्छे से इसमें बताते हैं संसद के बारे में। देखिए अगर हम संसद की बात करें तो इसमें देखिए एक तरफ है राज्यसभा। ओके, राज्यसभा है ये स्थायी सदन होता है, इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। देखिए स्थायी सदन क्यों है? स्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, ये हमेशा अस्तित्व में रहता है। वहीं जो लोकसभा होती है, ये जब लोकसभा का समय समय पर विघटन हो जाता है और या फिर आप लोग देखेंगे अगर सरकार है अगर वो बीच में नहीं गिरती है, अगर लोकसभा का विघटन नहीं किया जाता है बीच में, तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पूर्णतः इसको क्या कर दिया जाता है? एक तरह से विघटित कर दिया जाता है। ओके, तो इसीलिए लोकसभा के लिए अस्थायी सदन बोला जाता है, लेकिन राज्यसभा के लिए स्थायी सदन बोला जाता है। वहीं आप देखिए राज्यसभा है ये उच्च सदन बोला जाता है। उच्च सदन क्यों है? आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसकी जो आयु होती है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनने चाहिए तो आपको कम से कम जो आयु चाहिए होगी वो 30 वर्ष चाहिए होगी और लोकसभा के लिए कम से कम जो आयु चाहिए होगी वो 25 वर्ष चाहिए होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको उच्च सदन क्यों बोला जाता है। इसको बुजुर्गों की सभा भी बोला जाता है और इसमें आपको राज्यों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए इसको उच्च सदन बोलने के बहुत सारे कारण हैं जो आगे हम लोग सविस्तार में बात करेंगे। देखिए राज्यसभा का अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से उसको चुना जाता है। जो राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट वे में चुने जाते हैं, लेकिन जो लोकसभा है ये देखिए निम्न सदन इसको बोला जाता है और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है? यहाँ जो इसके मेंबर होते हैं लोकसभा के वो भारत के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते होंगे, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते होंगे, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। ओके, अब देखिए जो राज्यसभा होता है इसका जो अध्यक्ष होता है एक तरह से उसके लिए हम सभापति बोलते हैं। सभापति कौन होते हैं? सभी लोग जानते हैं, वो उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करते हैं और सभापति और साथ में उपसभापति यहाँ पर होते हैं। वहीं लोकसभा की भी कोई अध्यक्षता करेगा ना, इसकी जो अध्यक्षता करता है उसको हम अध्यक्ष ही बोलते हैं और इसके अलावा एक उपाध्यक्ष भी होता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जब एक बार कोई मेंबर चुन के आ जाता है तो 6 साल तक वो रहता है, यानी कि उस मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन लोकसभा में कार्यकाल कितना होता है? सिर्फ 5 वर्ष का होता है। ये समय से पहले भी विघटित हो सकती है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है ये थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए देखिए जो आपको राज्य के लोग देखने को मिलेंगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, बिहार के निवासी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हो सकते हैं। तो देखिए जो राज्य के लोग होते हैं वो अपनी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको चुनते हैं प्रत्यक्ष तौर पर। ओके, अब ये जो विधानसभा के लोग होते हैं, जो विधानसभा में चुने गए लोग होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ओके, और लेकिन इसके अलावा भी 12 मेंबर हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये मनोनयन क्या होता है इन सारी चीजों के बारे में क्लास में पढ़ाएंगे, ये तो छोटी सी वीडियो होने वाली है इस वजह से आपको ऐसे बता दे रहे हैं। देखिए जो राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं किसके द्वारा? ये विधानसभा के द्वारा। अब आखिर ये विधानसभा क्या है? विधानसभा भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए विधानसभा आखिर क्या है?
तो इसीलिए हमने इधर लिखा भी है। देखिए जैसे केंद्र की आपको राष्ट्रीय विधायिका देखने को मिलेगी केंद्र को, जिसको हम संसद बोलते हैं, उसी तरह से राज्यों की एक विधायिका होती है जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल बोलते हैं। ओके, अब ये विधानमंडल है या तो ये एक सदनीय हो सकता है या दो सदनीय हो सकता है। अब देखिए कंपेयर करिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आपको यहाँ पर संसद जो है वो दो हाउस हो सकते हैं, जैसे एक तरफ राज्यसभा दूसरी तरफ लोकसभा, उसी तरह से राज्यों के अंदर भी या तो विधान परिषद होगी। देखिए जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा है, राज्यों में आपको देखने को मिलेगी विधान परिषद। ये क्या है, एक तरह से राज्यों की राज्यसभा है। ओके, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है। यहाँ तो इसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ओके, और देखिए इसी तरह से जैसे केंद्र में लोकसभा है, उसी तरह से राज्यों के अंदर आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, विधानसभा, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर राज्यसभा है तो इसमें क्या होता है, सभापति उपसभापति होता है, तो ये राज्यों की राज्यसभा है तो यहाँ पर भी सभापति उपसभापति होता है। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो विधानसभा होती है, तो विधानसभा आपको देखने को मिलेगी कि अध्यक्ष और यहाँ पर उपाध्यक्ष एक तरह से होता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए इसीलिए जो संसद होती है ना, तो संसद के सदस्य को एमपी बोला जाता है। देखिए आपको यहाँ पर हम एक सेकेंड दिखा देते हैं। जैसे देखिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखिए संसद है, क्या है, एक सेकेंड इधर थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं, परछाई पड़ रही है थोड़ी सी हाथ में। देखिए जैसे ये संसद है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके, तो देखिए संसद का जो सदस्य होते हैं, संसद के जो मेंबर होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, सांसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांसद। और इन्हीं को शॉर्ट में एमपी बोला जाता है। एमपी क्यों, एम फॉर मेंबर, पी फॉर पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। तो बोलते नहीं है ये मंत्री जी हैं और ये एमपी भी है, इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा, या फिर बोलते हैं ये सांसद हैं और इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, एमपी बोल देते हैं। अच्छा, राज्यों के जो मेंबर होते हैं, राज्य की जो विधायिकाएं होती है, उनके मेंबर को क्या बोलते हैं, एमएलए, आप लोगों ने सुना होगा। देखिए जैसे जो राज्य की विधायिका होती है, तो देखिए यहाँ पर एमएलए, देखिए एम का मतलब होता है मेंबर, एल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखिए आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए अगर एमपी बोला जाए तो समझ लीजिए देश का क्या है भाई, एक तरह से मेंबर है पार्लियामेंट का। ओके, या फिर जो केंद्र की विधायिका है उसका मेंबर है। और एमएलए बोला जाए तो समझ लीजिए राज्य की जो विधायिका है उसका सदस्य है, उसकी बात की जा रही है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ओके, देखिए इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर और सारी चीजें, थोड़ी सी चीजें बता देते हैं। देखिए जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा के मेंबरों को कौन चुनता है, जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, ये मेंबर किसको चुनते हैं, राज्यसभा के लिए मेंबर जो होते हैं उनका चुनाव यही लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, ये लोग किसका चुनाव करते हैं, राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव करते हैं। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये लोग भी करते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति भी करते हैं। तो 12 जो मेंबर हैं उनका जो मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है। अच्छा, जो शेष हैं, जो विधानसभा के मेंबर हैं, जो चुनाव करते हैं, वो किस प्रणाली के माध्यम से करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रणाली है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित एक व्यवस्था है। इसके बारे में हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे, चुनाव व्यवस्था जब आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। तो देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, जो राज्य हैं, बहुत सारे आपको राज्य देखने को मिलेंगे, जैसे आपको बहुत सारे राज्य देखने को मिलेंगे,
ओके, कोई उत्तर प्रदेश होगा, कोई आपको बिहार देखने को मिलेगा, कोई उत्तराखंड देखने को मिलेगा, कोई मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे किसी की जनसंख्या कितनी 20% जनसंख्या, किसी की जनसंख्या कितनी है 2% जनसंख्या, किसी की जनसंख्या मान लेते हैं इस तरह से 17% है। तो अब देखिए जब सीटों का आवंटन राज्यसभा में किया जाता है तो क्या किया जाता है, जैसे इसकी 2% जनसंख्या, तो लगभग में 2% की सीटें जितनी राज्यसभा में होंगी उतनी इसको दे दो। 17% इसकी जनसंख्या है तो 17% के बराबर लगभग में राज्यसभा में इसको सीटें दे दो। 20% इसकी जनसंख्या तो 20% के बराबर इसको सीटें दे दो, मतलब इस तरह से होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधि, मतलब जिसका जितना अनुपात है, जनसंख्या में जितना अनुपात है उतनी सीटों का क्या कर दिया जाए, आवंटन कर दिया जाए। ओके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में वरीयता क्रम दिया जाता है, जो हम आपको राष्ट्रपति के चुनाव में बताए थे वही आपको सेम देखने को मिलेगा। ओके, और आपको देखने को मिलेगा कि किस राज्य को कितनी सीटें हैं ये कहां पर है, तो चौथी अनुसूची है। तो चौथी अनुसूची के अंदर ही प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी वो इसमें वर्णन किया गया है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर बात करें लोकसभा की, अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। ओके, इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि जो पूरा देश है, भारत है, उसको समान जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ओके, अब जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का ही चुनाव होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानते हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुना जाता है, फिर वो कहाँ आ जाता है, लोकसभा में आ जाता है। और एक किस पर आधारित होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वोट देने का अधिकार है। ओके, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। अच्छा, वयस्क की भी आपको डेफिनेशन अलग अलग देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम 1998 से पहले की बात करें तो वयस्क का मतलब था 21 साल, कितना साल था, 21 साल। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1978 आपको देखने को मिलेगा। ओके, 1988 आपको देखने को मिलेगा, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें इस आयु को, जो वयस्क है उसका मतलब था 21 वर्ष से उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ओके, यानी कि अब वर्तमान में जिसकी आयु 18 वर्ष है और उसका अगर वोटर आईडी में नाम लिस्ट हो गया है तो वो वोट दे सकता है। ओके, ये चीज आप लोगों को पता होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर जो प्रणाली अपनाई जाती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, मतलब सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का फैसला। मतलब इसमें ये नहीं देखा जाता है कि इतने परसेंट वोट मिलने चाहिए, जिसको भैया सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित हो जाता है, चाहे उसको 2% वोट मिले हो या फिर 10% मिले हो या फिर 100% मिले हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको वोट सबसे ज्यादा मिले वही क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है। लेकिन इसमें एक कोटा हासिल करना होता है। ओके, अब देखिए जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इन राज्यसभा के जितने मेंबर होते हैं उन मेंबर में से 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, यहाँ पर 1/3 मेंबर के लिए निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। एक तरह से साइकिल चलता रहता है कि 1/3 मेंबर हैं, उनका यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो पूरा होता चला जाता है और उनको निकाल देते हैं, और फिर 1/3 लोग हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में नए चुन लिए जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए कहते हैं राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि आखिर राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों बनाया गया। तो देखिए भारत के लिए इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ी। देखिए जब आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है, तो देश के लिए जो देश की प्रतिनिधि सभा है वो तो कोई बचेगी नहीं, मतलब विधायिका नाम का कोई चीज बचेगा ही नहीं। विधायिका क्या हो जाएगी, एक तरह से पूरी खत्म हो जाएगी अगर लोकसभा नहीं होगी तो। ओके, तो इसी वजह से लोकसभा के साथ में राज्यसभा को बनाया गया कि अगर लोकसभा ना हो तो
उस समय राज्यसभा है वो कार्य देखती है। ओके, तो कम से कम एक तो विधायिका होनी चाहिए ना, कि पूरे देश में कोई विधायिका ही नहीं बचती अगर राज्यसभा का सृजन नहीं किया जाता तो इसी वजह से राज्यसभा का सृजन किया गया कि लोकसभा के ना होने पर ये उन कर्तव्यों का निर्वहन ये करती है एक तरह से। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए इसके अलावा कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर संसद की संरचना की बात करें, संरचना कैसी होगी, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। तो देखिए, अगर हम संसद की संरचना की बात करें, देखिए तो इसमें राज्यसभा में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। या फिर आपको देखने को मिलेगा, अगर लोकसभा के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। आप कहेंगे कि राज्यों को क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि राज्य तो हमने इसलिए बताया था कि ये विधानसभा क्या है, ये विधानसभा है ना, ये विधानसभा के लोग निर्वाचित करते, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए लिखा था। वैसे राज्यों की विधानसभा का टॉपिक एकदम अलग से आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी हम कंपेयर कराते हैं, तो इसीलिए लिया गया था। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अगर हम संसद की संरचना की बात करें तो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में एक तो संविधान में बोला गया है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, लेकिन वास्तव में कितने हैं वो हम लोग देखेंगे। इसी तरह से लोकसभा में संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, लेकिन वास्तव में कितने हैं। तो देखिए, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बारे में संविधान के अंदर आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं, लेकिन इन 250 मेंबर में से 238 लोग हैं वो निर्वाचित होकर के आएंगे और 12 लोगों का मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति 12 लोगों को अपने मन से निर्वाचित कर सकते हैं। अपने मन से क्या तात्पर्य है, इन 12 लोगों को राष्ट्रपति, जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कला में या फिर विज्ञान में बहुत सारी चीजें जैसे समाज में अच्छा योगदान दिया हो, तो उनके लिए अगर सांसद नियुक्त करना चाहता है राष्ट्रपति तो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी राष्ट्रपति है इसके विवेकानुसार के अनुसार नहीं होता है, बल्कि मंत्री परिषद है वो जिन नाम को रेफर करती है उनको दे दिया जाता है, एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वास्तव में राज्यसभा में कितने मेंबर है, ये तो भाई संविधान में व्यवस्था की गई है। संसद में वास्तव में कितने लोग हैं वर्तमान में, तो 245 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। संविधान में 250 की बात की गई है, लेकिन वास्तव में कितने हैं, 245 आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 233 मेंबर हैं, 233 मेंबर हैं, उनमें से 225 राज्यों के लिए सीटें आपको देखने को मिलेंगी और 8 सीटें हैं वो जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके लिए आपको देखने को मिलेंगी। देखिए वैसे आपको देखने को मिलेगा, पहले इधर 229 था और इधर 4 था यूनियन टेरिटरी। जैसे आप इसमें देखेंगे आप एम लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो इसमें थोड़ा पुराना डेटा दिया रखे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सृजन हुआ तो जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको देखने को मिलेगा यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीटों का आवंटन किया गया है, इस वजह से जो आपको 4 सीटें देखने को मिलेंगी एम लक्ष्मीकांत में, अब ये बढ़ के कितनी हो गई हैं, 8 सीटें हो गई हैं। और इधर पहले 229 देखने को मिलेंगी, अब इधर कितनी हो गई हैं, 225 हो गई हैं राज्यों के लिए। यानी कि राज्यों के द्वारा 225 लोगों को चुना जाएगा और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं, वो संघ शासित प्रदेशों के लिए हैं। जिसमें संघ शासित प्रदेशों में कौन कौन है, एक तो दिल्ली देखने को मिलेगा, दूसरा पांडुचेरी देखने को मिलेगा, तीसरा जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। आप कहेंगे और केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं है, क्योंकि और केंद्र शासित प्रदेशों के पास में अपनी विधानसभा नहीं है, इस वजह से केवल यहाँ पर 3 ही आपको केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो 25 साल आपकी एज होनी चाहिए कम से कम, तो आप निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योग्यताएं होंगी, वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, जिस तरह से लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया कि संविधान में बताया गया कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 552 मेंबर हो सकते हैं। इसमें से 550 मेंबर आपको निर्वाचित देखने को मिलेंगे और 2 मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो देखिए
ये क्या है, निर्वाचित हैं। 550 लोग क्या है, निर्वाचित हैं, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 530 लोग हैं वो राज्यों के द्वारा, और 20 लोग हैं वो यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेशों से होने चाहिए। लेकिन देखिए वास्तव में क्या है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए संसद में जो लोकसभा है ना, लोकसभा में वास्तव में संसद में कितने मेंबर देखने को मिलेंगे, 545 देखने को मिलेंगे। संविधान में कितना बोला गया है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। लेकिन लिए कितने गए हैं लोकसभा में, 545 मेंबर लिए गए हैं, जिसमें से 530 हैं वो राज्यों के द्वारा चुने जाएंगे, जो राज्य होंगे उनके द्वारा चुने जाएंगे, और 2 का एंग्लो इंडियन जो होते थे उनका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन एक तरह से होता था, उन्हें मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है, क्योंकि 104 में संविधान संशोधन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए 104 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था, और इस संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब वर्तमान में इन 2 लोगों को अलग से मनोनीत नहीं किया जाता है। इस कारण ही लोकसभा में अब जो सीटें हैं वो कितनी देखने को मिलेंगी, वर्तमान में 545 नहीं देखने को मिलेंगी, अब 543 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको एम लक्ष्मीकांत में अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा 530 मेंबर हैं वो राज्यों के द्वारा चुने जाएंगे, और 13 मेंबर हैं वो यूनियन टेरिटरी के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, वैसे यूनियन टेरिटरी के द्वारा कितने मेंबर चुने जाते हैं, 20 मेंबर चुने जाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितने चुने जाते हैं, 13 मेंबर चुने जाते हैं, यानी कि अभी 7 मेंबर यूनियन टेरिटरी के लिए खाली रहते हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी बाद में हो सकता है ये फिर से बदल जाए। इसके अलावा देखिए जो ये मेंबर चुने जाते हैं ना, ये सारे के सारे जो मेंबर चुने जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा 1971 की जनगणना पर आधारित आपको ये देखने को मिलेगा, और 2026 में ये सारे के सारे चेंज हो जाएगा डेटा, क्योंकि 2026 में फिर से परिसीमन होगा, और परिसीमन होगा तो ये सारा डेटा चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये 1971 में जो जनगणना पर आधारित जो आपको ये देखने को मिलेगा, इसको 2026 तक कब बढ़ाया गया था, तो आपको 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 84वां संविधान संशोधन करके बोला गया था कि 1971 की जनगणना पर आधारित जो परिसीमन है इसको 2026 तक फिक्स किया जाता है। ओके, कितने तक, 2026 तक फिक्स किया जाता है। इसीलिए इतने लंबे समय से 2071 से लेकर के कितना लंबा 2022 चल रहा है, अभी तक यहाँ पर परिसीमन दोबारा से नहीं हुआ है। अब वर्तमान में परिसीमन होना है, तो बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज आने वाला है। आप लोगों को देखने को मिलेगा सीटें काफी बढ़ेंगी, लगभग में दुगनी हो जाएंगी अभी से, मतलब दुगनी थोड़ा कम रहेंगी, लेकिन लगभग में मान लीजिए कि दुगनी के करीब में ही हो जाएंगे। ओके, ये चीज आपको देखने को मिली। देखिए पार्लियामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है, इसका जो निर्माण होता है वो 3 लोगों से मिलकर के होता है, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। यानी कि जो पार्लियामेंट से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा लोकसभा से नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति भी क्या है, एक इसका अभिन्न अंग देखने को मिलेगा। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से जब कोई प्रस्ताव पारित होता है, और प्रस्ताव पारित होने के बाद में वो लागू तभी होता है, यानी कि वो जो बिल होता है वो विधेयक कब बनता है, जो बिल होता है यानी कि जो विधेयक होता है वो एक्ट या लॉ कब बनता है, जाकर जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जो विधानमंडल है, विधानमंडल का निर्माण किससे होता है, और देखिए यहाँ पर जो फिक्स कौन सा रहता है, ये वाला सदन फिक्स रहता है। ओके, ये वाला सदन है वो फिक्स नहीं होता सभी राज्यों में, ये वाला सदन है वो फिक्स नहीं होता है, ये वाला सदन है इस हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो विधानमंडल है ये किससे मिलकर के बना होता है, विधानसभा और प्लस राज्यपाल से मिलकर के बना होता है। समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि जो विधान परिषद है, अगर ए है किसी राज्य के अंदर, तो राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा, यानी कि इन 3 से मिलकर के राज्य का जो विधायिका होती है वो मिलकर के बनती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन देखिए आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो यूएसए की जो आपको कांग्रेस है, यानी कि यूएसए की जो विधायिका है
उसमें राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग नहीं होता है। जिस तरह से हमारे भारत में राष्ट्रपति क्या होता है, उसका एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन आपको यूएसए में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा ही है। ब्रिटेन की जो संसद है उसका निर्माण कैसे होता है, आपको हाउस ऑफ लॉर्ड देखने को मिलेगा और हाउस ऑफ कॉमन देखने को मिलेगा, और प्लस ताज, इन तीनों से मिलकर के बनता है संसद। देखिए ब्रिटेन की जो संसद है उसमें भी आपको द्विसदन देखने को मिलेंगे, मतलब टू हाउस देखने को मिलेंगे। एक हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे हमारे यहाँ क्या है राज्यसभा है, वैसे ही वहां हाउस ऑफ लॉर्ड देखने को मिलेगी। ओके, यानी कि ये क्या है, उच्च सदन देखने को मिलेगा। ओके, और हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वहां पर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से आपको यूएसए में, यानी कि यूएसए में जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब क्या है, जो यूएसए में राष्ट्रीय विधायिका है उसी के लिए कांग्रेस बोला जाता है, पार्टी नहीं है भारत की तरह। ओके, इसका ये भी क्या है, दो सदनीय है। एक तरफ आपको सीनेट देखने को मिलेगा। सीनेट क्या है, उच्च सदन, जैसे हमारे यहाँ क्या है राज्यसभा है, उसी तरह से वहां पर क्या है, सीनेट है। और दूसरी तरफ जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप लोगों का बहुत कुछ रिवीजन भी हो गया होगा। वैसे संसद के बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ये तो एक छोटा सा आप लोग लेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अगले में बताएंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद कौन कौन से कार्य करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये एनसीईआरटी में सब कुछ दिया रखा है। ये एनसीईआरटी के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं हमने, बाईलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए संसद के कार्यों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में इधर बताया गया है। ओके, तो इस लेक्चर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन हुआ होगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आप लोगों को जो यहाँ पर अपडेशन है वो भी हमने दे दिया, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। या 6th एडिशन में भी आपको अपडेट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। ओके।